गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित एजुसेट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं विजयपाल पीजीटी हिस्ट्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोडाई रेवाड़ी आप सभी का सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के भाग इतिहास के पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 1 में सभी का स्वागत करता हूँ। पाठ के मुख्य बिंदु। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ के मुख्य बिंदु है आधुनिक युग से पहले दुनिया। इसमें हम 4 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। पहला बिंदु है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अर्थ एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा बिंदु है रेशम मार्ग या सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। इसका तीसरा बिंदु है भोजन की यात्रा, स्पैघेती और आलू। और मुख्य भाग का चौथा उपबिंदु है विजय, बीमारी और व्यापार। पाठ के इस भाग के उद्देश्य। डियर स्टूडेंट्स, इस भाग के उद्देश्य इस प्रकार हैं। वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकृत विश्व का बनना के अर्थ एवं कारकों को जानना। दूसरा उद्देश्य है रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट के द्वारा भूमंडलीकरण के प्रसार को समझना। इसका तीसरा उद्देश्य है भोजन की यात्रा के द्वारा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को समझना। और इसका चौथा उद्देश्य है विजय, बीमारी और व्यापार के द्वारा भूमंडलीकरण की कहानी को जानना। छात्रों का पूर्व ज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ को शुरू करने से पहले आपसे उम्मीद की जाती है कि निम्न बातों का ज्ञान आपको अवश्य होगा। जैसे भूमंडलीकरण के अर्थ के बारे में कुछ जानकारी का होना। इसी तरह भूमंडलीकरण के कारकों की कुछ समझ का जरूर होना। और तीसरा पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट के बारे में कुछ ज्ञान होना। डियर स्टूडेंट्स, आइए पाठ के भाग 1 के मुख्य बिंदु आधुनिक युग से पहले दुनिया का विस्तार से अध्ययन शुरू करते हैं। इसका पहला उपबिंदु है वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण का अर्थ एवं इसके कारक। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अर्थ होता है पृथ्वी का एक हो जाना अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले सभी देशों के लोगों का आपस में एक दूसरे के नज़दीक आना। जब हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर यह माना जाता है कि यह प्रक्रिया पिछले 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जब हम इतिहास पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान के लिए या अवसरों के लिए या आध्यात्मिक शांति के लिए या किसी जगह के उत्पीड़न और यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर तक की यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग अपने साथ तरह तरह की चीज़ें जैसे पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियों को भी साथ लेकर चलते रहे हैं। उदाहरण के लिए 3000 ईसा पूर्व में ही समुद्र के तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमी एशिया से जुड़ी हुई थी। इसी तरह 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका
अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। इसी तरह बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। रेशम मार्ग या सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस भाग 1 का दूसरा मुख्य बिंदु है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग का अर्थ है कि वह रास्ता जिससे होकर के रेशम का मुख्य व्यापार होता है। जैसे कि आप इस मानचित्र को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि चीन से एशिया होते हुए यूरोप, अफ्रीका तक कई रास्तों से यह व्यापार होता था। इसका नाम रेशम मार्ग इसलिए रखा गया है क्योंकि अन्य सामान के साथ साथ रेशम इसमें सबसे अहम सामग्री होती थी। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, दोनों तरह के रास्ते स्थल मार्ग और जल मार्ग इस रेशम मार्ग से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक भारत की स्थिति है, भारत हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण देश है जिसके नीचे और ऊपर यानी उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से सिल्क मार्ग के रूट बने हुए हैं और इसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विशेष करके शक और कुषाण शासकों के समय में। दुनिया को जोड़ने वाले इस तरह के व्यापारिक मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही हमारे सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे थे। इसी रास्ते से चीनी पोटरी अर्थात क्रोकरी का सामान इसी रास्ते से होकर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप तक पहुंचा। इसी तरह भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे और वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रही हैं। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी निश्चित रूप से इसी मार्ग से एशिया में आए हुए होंगे और बाद के समय में मुस्लिम धर्म का प्रचार करने वाले भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले दक्षिण पूर्वी एशिया में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से होते हुए विभिन्न देशों में फैल चुका था। भोजन की यात्रा, स्पैघेती और आलू। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं उन कारकों की जिन्होंने आधुनिक युग से पहले विश्व को या दुनिया को एकीकृत किया है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं भोजन की यात्रा के बारे में और विशेषकर स्पैघेती जो नूडल का ही एक रूप है, उसकी और आलू के उदाहरणों से हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार भोजन भी दुनिया के देशों को आपस में जोड़ने में एक कारक की भूमिका अदा करता है। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। उदाहरण के लिए स्पैघेती की बात करते हैं जो नूडल्स का ही एक रूप है। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिमी देशों में पहुँचे थे और वहाँ उन्हीं से स्पैघेती का जन्म हुआ था। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान पाएँ कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। इसी तरह आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे भोजन हैं
जिनका लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया था। दरअसल बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से ही हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। उदाहरण के लिए साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। उनका भोजन पहले से बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उदाहरण के लिए आयरलैंड की गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल ख़राब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। डियर स्टूडेंट्स, 15वीं और 16वीं सदी में जब यूरोप के लोगों ने एशिया तक पहुंचने का समुद्री रास्ता और पश्चिमी सागर अर्थात अटलांटिक महासागर को पार करते हुए अमेरिका को खोज लिया था, तो उससे पहले की दुनिया जो भूमध्य सागर के चारों ओर फैली हुई 3 महाद्वीपों में थी, जैसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप, यह दुनिया बाद की दुनिया से बहुत छोटी दिखाई देने लगी थी। अमेरिका की खोज के बाद यूरोप के देशों ने, विशेष रूप से पुर्तगाल और स्पेन ने, अमेरिका से बहुत अधिक मात्रा में संसाधनों का दोहन करके अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। उदाहरण के लिए आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, विशेषकर चांदी ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान कर दी। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी, उनके साथ अलग किस्म का एक हथियार था जो एक बीमारी के या एक कीटाणु के रूप में था, जिसको चेचक या स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। चूँकि अमेरिका के लोग सदियों से बिल्कुल अलग थलग थे, इसलिए उनके शरीर में इस बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इसलिए बड़ी संख्या में इस बीमारी के कारण अमेरिका की जनसंख्या ख़त्म होती चली गई। दूसरी ओर अगर यूरोप की बात करें तो 19वीं सदी तक भी यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। उनके शहरों में बेहिसाब जनसंख्या थी और बीमारियों का भी बोलबाला था। वहीं धार्मिक टकराव भी आम बात थी। इस वजह से बहुत से लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे और इसी तरह 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को भी काम में झोंककर यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। अगर व्यापार के आधार पर दुनिया के देशों की धनी देशों की बात करें तो पाते हैं कि 18वीं सदी के मध्य तक भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था, क्योंकि एशियाई व्यापार में इन्हीं 2 देशों का दबदबा था। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से ही चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा था। इस प्रकार चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पूर्व की बजाय
पश्चिम की ओर खिसकने लगा था और अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। प्यारे बच्चों, पाठ के सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद आइए एक बार पाठ के मुख्य बिंदुओं की दोहराई करते हैं। पहली मुख्य बात है कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के अर्थ को समझना। दूसरी बात, भूमंडलीकरण के कारक के रूप में रेशम मार्ग की भूमिका को जानना। और तीसरी बात है, भोजन भी भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में एक अहम कारक हो सकता है। और चौथी मुख्य बात हमने जो पढ़ी है कि विजयों, बीमारियों और व्यापार के कारण भी दुनिया भूमंडलीकृत होती है। प्यारे बच्चों, पाठ के सभी बिंदुओं पर चर्चा करने और पाठ की दोहराई करने के बाद आइए आपको गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्न हल करने हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग प्राचीन काल से ही यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने में मुख्य कारक रहा है, स्पष्ट करें। आपके लिए तीसरा प्रश्न है, उन फसलों और सब्जियों के नाम बताओ जो हमें अमेरिकी महाद्वीपों से मिली हैं। और आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है कि यूरोपीय बंदूकों की तुलना में चेचक अमेरिकी लोगों के लिए ज़्यादा घातक रहा है, कैसे?